सो उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देखिए, मैंने मैंगनीज सीपी की आपके साथ बात कर ली। मैंगनीज सीपी में हम लोगों ने देख लिया किस तरह से होता है C5H5। इसमें हम लोगों ने देख लिया ये क्या होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो इसमें एनर्जी ऑर्डरिंग क्या होती है, इसमें एनर्जी ऑर्डरिंग क्या है, E2G सबसे नीचे लाई करता है, फिर A1G होता है और E1G स्टार होता है। यही होता था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते थे, ऐसा ही होता था। बोलो यार, और इसमें कमाल के एक्सचेंज एनर्जी के फायदे थे, एडवांटेज थे और इसी वजह से ऐसा हुआ था। बोलो यार ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मैं मैंगनीज से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 2 केसेस में डिस्कस कर चुका हूं, ये वाले C5Me5 ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये बात भी कर चुका हूं और ये बात भी कर चुका हूं। इसमें क्या था, ये था लो स्पिन और लो स्पिन में मैंने क्या किया था, मैंने आपको इंटरेक्शंस करके दिखाई थी और मैंने आपको समझाया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि इसमें ये जो मिथाइल लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इस वजह से ये क्या करेगा, E1G ऑर्बिटल्स को E1G LGO को ऊपर कर देगा और ठीक इसी तरह से जो E2G है उसको भी ऊपर कर देगा। E2G को ऊपर करने की वजह से डेल्टा इंटरेक्शन बर्बाद हो जाएंगे और लेवल्स की एनर्जी फ्लिपिंग हो जाएगी, लेवल्स आपस में क्रॉस कर जाएंगी। जो यहां पर लोअर एनर्जी है, यहां पर ये जो लोअर एनर्जी है वहां पर ये लोअर एनर्जी बन जाएगी, मतलब एनर्जी लेवल्स की फ्लिपिंग हो जाएगी उस E2G के साथ बकवास इंटरेक्शन की वजह से, बकवास डेल्टा इंटरेक्शन की वजह से। ये बात मैंने कर ली थी, बोलो यार। और E1G और DXZ DYZ 3D, E1G लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स और DXZ DYZ के बीच में एनर्जी मैच कमाल के होने की वजह से, एनर्जी मैच आपकी तरफ से बोलो, एनर्जी मैच कमाल के होने की वजह से ये ऊपर बढ़ रहा है C5Me5 में ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ तक आके लाई करता है, जबरदस्त इंटरेक्शन होती है और E1G स्टार बहुत ऊपर चला जाता है। ये मैंने बात कर ली थी। बोला उसकी वजह से क्या था, उसकी वजह से ये था कि एक्सचेंज एनर्जी के फायदे भी अब del 1 प्लस del 2 को पे नहीं कर सकते, इसीलिए पेयरिंग हो जाती है। ये बात मैं कर चुका था। बोलो यार ये क्या बन गया, लो स्पिन। और इसमें जो मैंने बात की उसमें सबसे नीचे आ जाएगा A1G, फिर आ जाएगा E2G और सबसे ऊपर तो भैया ये लाइन करते ही है। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, ये बन गया, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उस सिस्टम में। समझ में आया आपको? बोलो यार आपको समझ में आया क्या? ये आपको समझ में आया? यहाँ पर आपको एक्सचेंज एनर्जी के एडवांटेज नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, del 1 और del 2 इतना ज्यादा हो चुका है कि एक्सचेंज एनर्जी इनको पे ही नहीं कर सकती, इनके ऑर्डर भी नहीं है, ये बहुत हाई है, वेरी हाई। समझे आप मेरी बात? लेकिन एक इंटरमीडिएट सिचुएशन और आ सकती है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, C5Me4H, ये ऐसे में क्या होगा, यहां पर हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम होगा। इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किनमें हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रिया है, और इस तरह से अगर आपको मेटालोसिन कोई दे दिया जाए तो ये है। इससे पहले हमने एक और भी डिस्कस किया था, वो कौन सा था, वो था क्रोमियम वाला। बोलो यार क्रोमियम वाला, अरे बोल तो दो। इन दोनों में आपको हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रिया देखने को मिलेगा। बोलो यार इस तरह की इंटरमीडिएट फील्ड होगी इन लिगेंड्स की, फील्ड ये कि आपको दोनों ही तरह के आपको मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे। हाई स्पिन से जो आते हैं वो भी और लो स्पिन से आते हैं वो भी, मतलब उनका एवरेज आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। समझे आप मेरी बात? तो ये इंटरमीडिएट फील्ड में हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम होता है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे इसका अगला भाई कौन है? इसका अगला भाई है आयरन। चलिए आयरन की मैं चर्चा कर लेता हूँ, आयरन की ही बात कर लेता हूँ। क्या है वो आयरन? क्या है आयरन? आयरन क्या है? अगर आयरन की बात करूं तो यहां पर भी अगर मैं Cp2 की बात करूं तो सिंपल सी बात है, अब नीचे तो 12 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल ही दिए। बोलो यार नीचे तो 12 इलेक्ट्रॉन जा ही चुके हैं 2 Cp नेगेटिव से। बोलो यार अब तो आयरन +2 है और ये D6 होता है। अरे बोल तो दो, बोलो यार तुम बोलते नहीं हो। ये हो गया E1G स्टार और ये हो गया E2G और ये हो गया E1G। गजब है गजब।
यही है, बोलो यार। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो आप डालिए। ये क्या है, ये है del 1 और ये क्या है, ये है del 2। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन वहां डालूं या फिर यहीं डाल दूं? तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, del 1 और del 2 इन दोनों का जोड़ अगर मैं करूं तो ये ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब ये आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन, अगले इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बजाय उसे पेयर करने के। तो बुद्धिमत्ता किसमें, पेयर कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 और 6। ओ ओ ओ ओ ओ, कुछ याद आ रहा है क्या? इसको आप क्या बोलते थे, फेरोसीन। और कोई अब आपसे पूछ ले, उस समय अगर आपसे पूछता कि बताइए फेरोसीन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप कहते हैं यार पता नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है हमें ये नहीं पता चला। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एनर्जी लेवल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पैटर्न जरूर पता लग गया, लेकिन उन्हें भरना कैसे हमें ये नहीं पता था। आज हमें ये भी पता चल गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो इसलिए ये एक डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी जी। बहुत बढ़िया। ये एक देखिए Cp, 2 Cp से 12 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी है जी, और ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज भी है। तो ये आपको कुछ छोटी सी जानकारी फेरोसीन के बारे में यहां से मिल गई। मिली? बोलो यार मिली? अरे मिल तो गई, बोलो भाई। तो ये था फेरोसीन का पूरा लफड़ा, समझ में आया आपको? बोलो, फेरोसीन का लफड़ा। अब अगर आपसे कोई ये कहे, आपसे अगर कोई ये कहे कि फेरोसीन से आगे मैं चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं कोबाल्टोसीन में, और अभी मैं आपको रेडॉक्स प्रॉपर्टी दोनों की समझा दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा बॉन्ड लेंथ के बारे में भी मैं समझा देता हूं। देखिए कोबाल्टोसीन की अगर बात करें तो कोबाल्टोसीन में भी फिल्म तो यही रहेगी, बोलो यार, यही फिल्म रहेगी कोबाल्टोसीन की भी, कोबाल्टोसीन की भी यही फिल्म रहेगी। एक बात याद रखिएगा, और वो बात क्या है, वो बात ये है, जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन उसी डी ऑर्बिटल में जाता है, n-1 डी में ही जाता है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बदलेगी तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि इनकी बकवास पुअर शील्डिंग पावर होती है, बेकार शील्डिंग पावर होती है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा क्या, जेड इफेक्टिव्स बढ़ने लगते हैं, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेंगे तो इससे होता ये है कि ये जो 4s और 4p इनके बीच में ये जो गैप है, ये गैप कम होने लगते हैं और ये नीचे आने लगते हैं। मतलब अगर मैं स्कैंडियम से की अगर बात करूं, तो अगर स्कैंडियम में 4p यहां कहीं लाई कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि यही 4p जैसे जैसे आप स्कैंडियम से आगे टिटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज में बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव इनके ऊपर बढ़ने लगेंगे, और अगर इन पे जेड इफेक्टिव बढ़ने लगेंगे तो ये स्टेबलाइज होते जाएंगे, तो ये नीचे आने लगेंगे, ये भी नीचे आने लगेगा प्रोग्रेसली, और ये 3D भी नीचे आने लगेंगे। और अगर ये नीचे आने लगेंगे तो फिर इनका इन एलजीओस के साथ इंटरेक्शन बेहतर होने लगेगा, और अगर बेहतर होने लगेगा तो दोनों बात हो सकती है। क्या? एमओज में जो करेक्टर्स हैं, बॉन्डिंग करेक्टर और एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, उनके एक्सटेंट बदल सकते हैं। बोलो यार, उनके एक्सटेंट बदलने लगेंगे। अगर इंटरेक्शन अगर पास पास आने लगेंगे तो इंटरेक्शन गजब की होने लगेगी। जैसे मैंने अभी C5ND5 में दिखाया, बहुत गजब की E1G के साथ इंटरेक्शन होती है, इसीलिए E1G स्टार जो होता है वो भयंकर एंटी बॉन्डिंग करेक्टर रखता है। वैसे ही इनमें भी क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी और एलजीओस की एनर्जी में मैच बढ़ने लगेगा, कमाल की पास पास आने लगेंगी, और अगर पास आएंगी तो इंटरेक्शन बेहतर होने लगेंगे, और इंटरेक्शन बेहतर होंगे तो फिर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा, बदलने लगेगा। और ऐसे ही एक और घटना होगी, और वो ये हो सकती है कि जैसे जैसे एनर्जी मैच बढ़ने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी एनर्जी लेवल्स की क्रॉसिंग या फिर फ्लिपिंग हो सकती है। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात सीखे क्या? क्या बोला मैं?
जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं 3D सीरीज में, तो ये जो वैलेंस ऑर्बिटल है ना, वैलेंस ऑर्बिटल 3D 4s 4p, इनकी एनर्जी मोहताज है या फिर फंक्शन है जेड इफेक्टिव का या फिर न्यूक्लियर चार्ज का। जैसे जैसे आप यहाँ चलेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो उस वजह से 4s 4p और 3D स्टेबलाइज होते चले जाएंगे, और इनकी इंटरेक्शन एलजीओस के साथ इस इंटरेक्शन का एक्सटेंट बदलने लगेगा, और अगर बदलेगा तो बने हुए एमओज में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस बदलने लगेंगे, और अगर बदले तो फिर ये भी हो सकता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स उनकी फ्लिपिंग हो जाए, वो ऊपर नीचे हो जाए। ये जो मैंने आपको एनर्जी सीक्वेंस बताई है, ये मोस्ट क्वालिटेटिव, मोस्ट जनरल है। हो सकता है कि मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल के साथ ये ना रहे, जैसा कि अभी हमने देखा भी था, जैसे हमने सीपी रिंग पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगाया, तुरंत एनर्जी सीक्वेंस फ्लिप कर गई, तो ऐसा भी हो सकता है, एनर्जी ऑर्डरिंग बदल भी सकती है। समझे आप मेरी बात? तो ये क्या था, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ये एक क्वालिटेटिव एनर्जी डायग्राम है। वैसे अगर आप देखेंगे तो सबका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो मोस्ट एप्रोप्रिएटली आप कहां से निकालते हैं, यूवी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो असली बातें तो आपको वहीं से ही समझ में आएंगी। ये एक क्वालिटेटिव जनरल एनर्जी डायग्राम है मेटलोसिस का, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो यहां पर हाँ, ये है कोबाल्टोसिन, और कोबाल्टोसिन में क्या होगा, कोबाल्टोसिन में कोबाल्ट 2+ होगा, मैं यहां लिख देता हूं, कोबाल्ट 2+ होगा, और अगर कोबाल्ट 2+ होगा तो ये क्या है, D7 सिस्टम है। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब कोई चारा ही नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तरह भैया 1, बोलो यार, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, बोलो यार। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, अब आप बहुत आसानी से इसकी रिडॉक्स प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे एक बात समझाइए। यहां पर अगर मैं बात करूं आयरन में, यहां पर अगर बात करूं तो आयरन +2 है, बोलो यार, तो ये आयरन +2 आयरन +3 में आसानी से बदल जाएगा, या फिर ये कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +3 में आसानी से बदल जाएगा। कौन सा आसानी से बदल जाएगा, यहां पर आप 18 इलेक्ट्रॉन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये 17 में जाना पसंद नहीं करेगा, बोलो यार, ये 17 में जाना उतनी आसानी से पसंद नहीं करेगा। इसकी अगर बात करूं तो ये 19 इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये कूद के 18 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जिसे आप निकाल रहे हैं, जिसे आप आयनाइज कर रहे हैं, दरअसल वो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखेगा तो अभी सिस्टम के लिए वो थोड़ा सिरदर्द बना हुआ है। सिस्टम चाहता है कि यार इसको तो निकाल ही दूं, तो थोड़ा सा और कमा लूंगा, क्योंकि अभी तक उसने गजब का कमाया तो नहीं। नीचे मैंने आपको बताया वीकली बॉन्डिंग है, बोलो यार, नीचे मैंने आपको बताया ये सब वीकली बॉन्डिंग है, एक को लेकर इवन जी को लेकर, और सब वीकली बॉन्डिंग है, वहीं से जो कुछ कमाई हुई थी वहीं से हुई थी, तो सिस्टम अभी भी तड़प रहा है एक अच्छी कमाई के लिए, बोलो यार। तो अच्छी कमाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वीकली एंटी बॉन्डिंग है, लेकिन सिस्टम चाहता है कि यार इसको तो हटा दो, तो कुछ तो निजात मिलेगी, कुछ तो स्टेबलाइजेशन आएंगे, इसलिए ये कोबाल्ट +2+ बहुत आसानी से आयनाइज हो जाता है, और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है, और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बदल जाता है, जिसे आप कोबाल्टिसिन बोलते हैं, कोबाल्टिसिन। मतलब अगर मैं इन दोनों सिस्टम्स को, आप मेरी बात समझे क्या, देखिए यहाँ पर क्या, ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 12 तो नीचे हो गए, 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को आयोडीन दिखाऊं, आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी दिखाऊं और इसको भी दिखाऊं, तो ये जो फेरोसिन है ये मना कर देगा इसके साथ रिएक्ट करने से, कहेगा मैं तेरे को नहीं देता इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा ठीक है भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं लूज कर रहा हूं ना वो मेरा एंटी बॉन्डिंग वाला ही है, तो मैं आसानी से लूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन के लिए बहुत आसानी से चला जाता है, इसीलिए इसके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होंगे, इस कोबाल्टोसिन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं बजाय फेरोसिन के, बोलो यार, समझे आप मेरी बात, बजाय फेरोसिन के, समझे आप मेरी बात, उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, समझे आप मेरी बात। और ये पैरामैग्नेटिक भी है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, और पैरामैग्नेटिक में अगर इसका स्पिन ऑन निकालें तो आप 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखकर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अरे बोल तो दो। और इसी तरीके से अगर मैं निकल की बात करूं, चलिए इस तरफ निकल की बात कर लेते हैं, निकल की बात करूं तो निकल में क्या होगा, निकल में यहां पर हो गया
निकल की अगर बात करूं, निकेलोसीन, ये निकेलोसीन है, तो यहां पर निकल के पास क्या है, निकल +2 में। अरे +2 में क्यों माना, क्योंकि फिर 12 का चक्कर तो यही खत्म हो जाएगा, Cp नेगेटिव से 2 Cp नेगेटिव से 12 इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स नेचर वाले इन एटम्स पे खत्म हो जाएगा। बोलो यार, तो भरे जाएंगे नीचे वाले एटम्स जो कि एनजीओ कैरेक्टर रखते हैं, तो ये तो खत्म। और ये जो एटम्स रह गए, इनमें मेटल के डी कैरेक्टर प्रीडोमिनेंटली है। बोलो यार, तो यहां पर अब मैं 8 इलेक्ट्रॉन D8 के भर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, कोई चारा नहीं है, ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर तो आप फिर भी लो स्पिन हाई स्पिन कर सकते थे, लो स्पिन हाई स्पिन कर सकते थे, लेकिन आप यहां तो करके ही नहीं कर सकते, यहां तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता, ये तो आपको पता ही होगा। यहां पे आप कर सकते थे, लेकिन यहां पर मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये फॉलो होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन सभी नीचे पेयर्ड होते हैं, फिर जब उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो ऊपर चला जाता है। बोलो यार, यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो, अरे बोलो यार, यहाँ तो चाहे आप नीचे 6 भर लो और ऊपर एक एक करके भर लो, या फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलो यार, तो ये जो लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तो लगेगा नहीं, निकल से वो खत्म हो जाएगा। बोलो यार, अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और ये भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने, बोलो यार, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है 20। तो आप कहेंगे सर अनस्टेबल तो थोड़ा ये भी होना चाहिए, तो मैं कहूंगा जी हाँ, होता है ये भी अनस्टेबल। इसको जैसे ही आप pF3 टाइप लिगेंड दिखाते हैं तो ये संभावना खोज लेता है टेट्राहेड्रल बनाने की, और टेट्राहेड्रल ये भाग के बना लेता है। क्या बनाता है, ये बना लेता है, ये ये टेट्राहेड्रल 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोलो यार, समझे क्या आप मेरी बात, आप मेरी बात समझे क्या, सीखे क्या आप मेरी बात। चलते हैं आगे। अब अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, दोनों में बॉन्ड लेंथ की अगर चर्चा करूं, दोनों में अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए बॉन्ड लेंथ का क्या खेला होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या मामला है, तो आप कैसे बताएंगे, कुछ नहीं करना, आप सिंपल ये देखेंगे कि किसके केवल बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग भरे हुए हैं, या फिर किसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है। जहां पर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वहां पर बॉन्डिंग के अगेंस्ट इवेंट्स घट रहे होंगे। बॉन्डिंग के अगेंस्ट मतलब बॉन्डिंग मतलब जोड़ना, एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड को तोड़ना। बोलो यार, तो जहां पर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वहां बॉन्ड को तोड़ने की साजिशें ज्यादा चल रही होंगी। बोलो यार, तो जहां बॉन्ड को तोड़ने की साजिशें ज्यादा है, जहां पर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, वहां पर जाहिर सी बात है बॉन्ड को तोड़ने की साजिशें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये सीपी रिंग इस मेटल सेंटर से दूर जाने लगेगी और ये मेटल सी डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो सिंपल है, बेहद सिंपल, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग में, जिसके एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वहां पर बॉन्डिंग कैरेक्टर ओवरऑल कम। अरे यार, ये एंटी बॉन्डिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग कैरेक्टर उतना कम होता चला जाएगा, और अगर बॉन्डिंग कैरेक्टर कम हो गया तो फिर क्या होगा, बॉन्डिंग कैरेक्टर अगर कम हो गया तो ये मेटल और कार्बन का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये एंटी बॉन्डिंग सारे भर जाएंगे। बोल तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो सारे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ही भरे हुए। बोलो यार, यहाँ तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में शुरुआत हो गई, एक पड़ा एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में एक और आ गया, तो मतलब यहाँ पर तो एकदम नजारा है एंटी बॉन्डिंग का, पूरे मतलब लबालब भरे हुए एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने को ही नहीं मिल रहा, एंटी बॉन्डिंग पूरी तरह से खाली है। और अगर एंटी बॉन्डिंग पूरी तरह से खाली है, केवल बॉन्डिंग कैरेक्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटल, इस फेरोसीन में मेटल, आयरन और सीपी लिगेंड के बीच में केवल बॉन्डिंग इवेंट्स ही हो रहे हैं, केवल जोड़ने के काम ही हो रहे हैं, तोड़ने के काम नहीं हो रहे। तो जाहिर सी बात है, अगर जहां जोड़ने के काम हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर ये कार्बोसाइक्लिक लिगेंड या फिर ये सीपी लिगेंड और आयरन एटम बहुत पास आ चुके होंगे, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अब मैं बता देता हूं, सबसे कम इसका कोबाल्ट कार्बन का, कार्बन ये सीपी का कार्बन है, कार्बन ऑफ सीपी उससे ज्यादा, और निकल और कार्बन के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा हैं। समझे आप मेरी बात, आप मेरी बात सीखे क्या, इतनी बात आप मेरी सीखे, इतनी बात आपके समझ में आई। चलते हैं अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। तो मेटलोसीन की जो कहानी है, मेटलोसीन में देखिए इसके रिएक्शंस भी हैं और इसके रिएक्शंस अगर आप सीखना चाहते हैं तो रिएक्शंस ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल यही है कि आप कैसे इन्हें बनाते हैं और कैसे ये दूसरे कंपाउंडों में कन्वर्ट हो जाते हैं दे देकर, इसी तरह की इसके रिएक्शन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप नेगेटिव बिहेवियर को भी समझ गए, आप बॉन्ड लेंथ निकालना भी सीख गए और इसके अलावा आप रिडॉक्स प्रॉपर्टीज को भी सीखे। अगर निकल की बात करें तो निकल यहाँ पर जीरो, निकल यहाँ पर जीरो, अगर मैं निकल को जीरो मान के चलूं, निकल को अगर जीरो मान के चलूं और सीपी लिगेंड्स को न्यूट्रल मान के चलूं, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर यहाँ पर ये दोनों एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से लूज कर सकता है, बहुत आसानी से लूज कर सकता है। तो इस तरह से आप रिडॉक्स प्रॉपर्टीज को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेटलोसीन का खेल। अब हम इसी में अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं, देखिए अगर आप डाउन द ग्रुप बात करें, जैसे मैंने मैंगनीज की बात की और मैंने मैंगनीज में C5H5 इसकी बात की और इसमें मैंने कहा कि ये सभी पांचों अनपेयर इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं और यहाँ पेयरिंग नहीं होती क्योंकि एक्सचेंज एनर्जीज के गजब के फायदे हैं। ये बात मैंने यहाँ पे कही थी और मैंने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो मैंने लिखी भी कुछ इस तरह से थी, T2G2 A1G1 और E1G*2 ये मैंने लिखा था। लेकिन जैसे मैं इससे नीचे उतरता हूं 5D सीरीज में और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप जानते हैं 5D जो मेटल होते हैं इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर इतनी कमाल की हो जाती है, इतनी जबरदस्त हो जाती है कि यहां पर अब del1 प्लस del2 का जो सम है ये पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा इतना कमाल हो जाता है जिसे एक्सचेंज एनर्जी के फायदे भी नहीं चुका सकते, समझे? और क्योंकि अब एक्सचेंज एनर्जी के फायदे जो यहां मिल रहे थे वो यहां पे भी मिल सकते थे इसके केस में भी, लेकिन एक्सचेंज एनर्जी के जो फायदे हमें मिल रहे हैं वो एक तरह से हमारे लुट गए हैं इसको खर्च करने में। जो एक्सचेंज एनर्जी से मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ लेकिन लगाना पड़ रहा है मुझे 10,000 रुपया, तो फिर मुझे क्या ही फायदा हुआ? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप भी पैसे वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको उससे ज्यादा मिलता है। तो अगर एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि यहां पर तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा मिल रही थी इस इन्वेस्टमेंट से, तो इसलिए यहां पर तो ये इस तरह का खेला कर गया। लेकिन क्योंकि यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे और अगर ये ज्यादा हो गए और पेयरिंग आसान भी हो जाएगी, क्योंकि 5D ऑर्बिटल है और 5D ऑर्बिटल आप जानते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े होंगे तो यहां पर एवरेज सेपरेशन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में एवरेज सेपरेशन बढ़ गया तो उनके बीच में रिपल्शंस घट जाएंगे और इसी वजह से 5D में क्योंकि पेयरिंग आसान हो गई है और क्योंकि ये स्प्लिटिंग बढ़ गई है इसी वजह से ये दोनों ही फेवर कर रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को। और इसमें अब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा E2G और A1G। तो E2G में सबसे नीचे 1 2 3 4 5 E2G4 A1G1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये सब कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी कि क्या हो अगर आप ग्रुप में नीचे उतर जाए, उतर जाए 3D से 4D आ जाए और 4D से 5D आ जाए तो क्या हो, तो कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हमने फेरोसीन डिस्कस किया है, फेरोसीन के बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बोली हैं, उसमें 2-3 बातें हम और भी ऐड कर देते हैं। फेरोसीन जो होता है ना, फेरोसीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो 2 रिंग्स हैं, ये जो 2 रिंग हैं, जो 2 सीपी रिंग हैं, वो किस फॉर्म में होंगी? क्या वो सीपी रिंग इक्लिप्स फॉर्म में होंगी या फिर वो स्टैगर्ड फॉर्म में होंगी? किस फॉर्म में होंगी? दोनों सीपी रिंग, 2 सीपी रिंग किस फॉर्म में होंगी? अरे 2 सीपी रिंग इस तरह से है ना यार, इस तरह से है ना भाई 2 सीपी रिंग, तो ये इस तरह से ही रहेंगी आयरन में। ये क्या है? ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड। या फिर ये इक्लिप्स फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में ये रहेगा ये डिपेंड करता है कि ये जो आपका फेरोसीन सिस्टम है,
ये किस फिजिकल स्टेट में है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट ही दरअसल आपको बतलाएगी कि ये जो दो सीपी रिंग्स हैं इनकी आपस में रिलेटिव ओरिएंटेशन किस तरह की है। अगर ये गैसेस फेज में है, गैसेस फेज में है, तो फिर ये जो रिंग है ये रिंग इक्लिप्स रिंग होगी। और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो फिर ये रिंग स्टैगर्ड रिंग होगी। लेकिन फिर भी ये क्या है, ये नाम भर की केवल स्टैगर्ड है, होती तो ये नियरली इक्लिप्स्ड ही है, सॉलिड स्टेट में भी नियरली इक्लिप्स्ड ही होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो दो रिंग है ना, ये रिंग आपस में क्या करती है, इंटरनल रोटेशन करती हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ईथेन में, आपने ईथेन मॉलिक्यूल देखा होगा, तो ईथेन मॉलिक्यूल में ये जो दो CH3 यूनिट हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जिस तरह से रोटेट करती हैं, ये भी जबरदस्त रोटेशन लगाती है, ये भी जबरदस्त रोटेशन लगाती है, रोटेट कर रहे होते हैं इस बॉन्ड के अराउंड, ये बहुत तेजी से रोटेट कर रहे होते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस बॉन्ड के अराउंड इस आयरन और इस रिंग में ये जो बॉन्ड है, ये जो इंटरेक्शन है, जिसे मैंने इस सिंगल डंडे से दिखाया है, इस बॉन्ड के अराउंड ये रिंग्स भी बहुत तेजी से रोटेट कर रही होती है। बोलो यार, बोलो, अरे बोलो। और गजब की बात है, इसमें कन्वर्जन, इस स्टैगर्ड से इक्लिप्स में कन्वर्जन के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए ना, जो एनर्जी बैरियर है, वो बेहद कम है, ±4 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी तो आपको क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस से भी मिल जाएंगी, इसी वजह से जैसे ही ये सिस्टम वेपर फेज से सॉलिड फेज में जाता है, तो सॉलिड फेज में क्योंकि मॉलिक्यूल पास है, क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस है, और क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस स्टैगर्ड फॉर्म को फेवर करते हैं। मैंने यहाँ पे नियरली इक्लिप्स्ड लिखा क्योंकि यहाँ पर ये जो दो रिंग है ना, ये जो दो रिंग है, चाहे सॉलिड फॉर्म की बात कर लूं जिसे मैं स्टैगर्ड लिख रहा हूं, ये जो दो रिंग है ना, इनमें जो एंगल डिफरेंस है वो 9 डिग्री के आसपास होता है, 9 डिग्री के आसपास। अब ये 9 डिग्री, तुम कहोगे 9 डिग्री क्या, तो 9 डिग्री ये मान लीजिए ये रिंग है ऊपर वाली, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और नीचे वाली कैसी होनी चाहिए, नीचे वाली होनी ऐसे चाहिए, देखिए ऐसे होनी चाहिए। नीचे में इधर उसके बिल्कुल पीछे की तरफ ये नोक होगी, यहाँ पर आपकी तरफ ये नोक है, ये वाला वर्टेक्स आपकी तरफ है, नीचे में यही वर्टेक्स मेरी तरफ होना चाहिए। स्टैगर्ड तो वही होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, ये बेहद कम है, और क्रिस्टल पैकिंग फोर्सेस उसे बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। इसीलिए अब होगा क्या, अब होगा ये, जो ऊपर वाली नोक आपकी तरफ थी ना, ऊपर वाली नोक इस तरह से जो आपकी तरफ थी, और नीचे वाली जो मेरी तरफ होनी चाहिए थी, वो मेरी तरफ ना होकर वो इस तरह से होती है कि जैसे ये नोक आपकी तरफ है, तो नीचे वाली वो नोक थोड़ी सी इधर होगी इस तरह से। तो ये जो नोक थी, ये वाला जो वर्टेक्स था, अगर इन दोनों के बीच में मैं एंगल डिफरेंस देखूं, ये जो एंगल डिफरेंस देखूं, ये एंगल डिफरेंस 9 डिग्री का होता है। बोलो यार, तो यहाँ पर इसकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट वही गवर्न करती है कि ये जो रिंग्स हैं आपस में ये किस तरह की ओरिएंटेशन में रहेगी। वेपर फेज में ये इक्लिप्स फॉर्म में होती है, और इक्लिप्स फॉर्म में इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D5H होता है, और स्टैगर्ड फॉर्म में D5D होता है। बोलो यार, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और गजब की बात एक और भी है, जब आप इसे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन दरअसल ये नीचे की तरफ है, इस आयरन की तरफ है, आयरन की तरफ उठे हुए हैं, ये हाइड्रोजन आयरन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ये न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से आपको ये समझ में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैं NP3 लगा दूं, मतलब मिथाइल लगा दूं, या फिर मैं बेंजाइल ग्रुप लगा दूं, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लगा दूं, यहाँ पर भी मिथाइल लगा दूं, इस तरह से मिथाइल लगा दूं, तो इनके बीच में वैन डर वाल इंटरेक्शन होगी। और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज से समझ में आता है कि ऐसे केसेस में जहां पर हाइड्रोजन की जगह मिथाइल या फिर बेंजाइल ग्रुप लगे होते हैं, उन केसेस में ये ग्रुप्स
आयरन के अवे होते हैं, आयरन से दे पॉइंट अवे फ्रॉम आयरन एटम। तो ये जो सैंडविच्ड आयरन है इससे अवे ये पॉइंट करते हैं, ये नीचे की तरफ टिल्ट कर जाते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ टिल्ट करते हैं आयरन की तरफ। समझे आप मेरी बात? तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको सिखाना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता था। इसमें एक बात और भी है, वो बेंट मेटलोसीन का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें पढ़ूंगा तो फिर आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी नहीं, थोड़ी दिन बाद। तो मैं ये कह रहा था, अगर ऐसे कोई सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में एक बात आएगी, अच्छा सर आपने यहां तक तो बताया कि जो 20 था, जो 19 कोबाल्टोसिन था, वो कोबाल्टिसिन में बदल गया, वो भी 18 की तरफ जाना चाह रहा था। ठीक इस तरह से निकल वाला जो आपने बताया, ये भी 18 की तरफ जाना चाह रहा था। आप ये बताइए कि अगर 18 से कम हो तो क्या हो? तो जब 18 से कम होता है ना मामला, तो फिर वो बेंट मेटलोसिन्स में बदलने लगते हैं। अब मेटलोसिन्स के दरअसल रिएक्शन और फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दोनों ही मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा, उसे मैं कभी और डिस्कस करूंगा। आपके मतलब के लिए मैं बात बता देता हूं। अच्छा हाँ, मैंने एक जो बात मैंने डिस्कस की थी कि मैं टिटेनियम की बात बताऊंगा और मैं मोलिब्डेनम की बात बताऊंगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं टिटेनियम की बात करूं ना, टिटेनियम की बात करूं, तो टिटेनियम में अगर मैं 2 Cp लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा? टिटेनियम के वैलेंस में कितना होता है? टिटेनियम के वैलेंस में स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। टिटेनियम होता है D2S2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन टिटेनियम के वैलेंस में होता है और 10 इलेक्ट्रॉन इसे यहां से मिल गया, ये कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। और अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। बोलो यार, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो अब क्या होगा? अब कमाल होगा, ये 18 पाने के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए रिएक्शन के लिए जाएंगे। और रिएक्शन के लिए कैसे जाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे जाएंगे। तो यहां पर ये क्या करेगा? ये 2 क्लोराइड से जुड़ेगा और 2 क्लोराइड से जुड़ के कुछ इस तरह से टिटेनियम Cp2 और Cl2 बनाएगा। ये क्या है? ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और इस 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में दरअसल एक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है और इस वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फिर ये 18 तक पहुंचता है। अब आपकी बात गले पक्का ही नहीं उतर रही होगी, इसीलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। दरअसल होता क्या है? होता ये है कि जब भी कभी इस तरह की स्पीशीज होती है जो 18 से महरूम रह जाती हैं, जो 18 तक नहीं पहुंच पाती, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाती हैं। और वो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन काउंट को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन पाने के लिए जद्दोजहद में जुट जाती है। और जद्दोजहद में क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा? ये होगा कि मान लीजिए ये टिटेनियम सिस्टम है, ये Cp रिंग थी, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, इसमें ये स्टेबल नहीं है, तो फिर ये 18 की तरफ जाना चाह रहा है, तो कमाल हो जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है? होता ये है कि जब ये दूसरे लिगेंड्स के साथ, 2 क्लोराइड्स के साथ जुड़ने जाएगा, उस दौरान क्या होगा? क्योंकि इसे स्पेस चाहिए, इन लिगेंड्स को भी तो स्पेस चाहिए, इनकमिंग लिगेंड्स को भी तो स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस को ये कैसे अवेलेबल करवाएंगे? इन्हें बेंड करके, इन्हें झुका के, इसे इधर करके, इसे इधर करके। तो अब क्या हो जाएगा? अब एक आपको बेंट मेटलोसीन मिलेगा, कुछ इस तरह का। इस बेंट मेटलोसीन की गजब की बात क्या है? इस बेंट मेटलोसीन की गजब की बात ये है कि इस बेंट मेटलोसीन में जो लास्ट वाले, जो नीचे वाले मेटलोसीन, जो नीचे वाले 6 एमोस थे, जो एल्जियो कैरेक्टर के थे, वो एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहते हैं। वो अनपरटर्ब्ड होते, वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बिल्कुल भी अपनी एनर्जी में बदलाव नहीं लाते, उनका अल्टरेशन नहीं होता, उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कतई कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन इससे ऊपर के जो 3 एमओज थे, बोलो यार, इसके ऊपर के जो 3 एमओज थे, जिसे मैं E2G और A1G के नाम से लिख रहा था, ये जो है, ये इनमें क्या होगा? इनमें मिक्सिंग्स हो जाएंगी। ये मिक्स होकर 3 नए एमओज बनाएंगे। वो कैसे होगा? अब वही बात है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूं डिस्कस। तो 6 नीचे वाले तो वैसे ही रहेंगे,
और ये जो तीन है, ये जो तीन है, ये तीन दरअसल क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में मिलकर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, दरअसल यही असली खेला खेलते हैं, यही असली चीज होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा आप मेरी बात, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए आप मेरी बात। अगर मैं दो क्लोराइड इस टिटेनियम से जोड़ता हूं तो ये क्या मतलब है, यही मतलब है, बोलो यार, अरे यही तो मतलब है इसका, अरे इसका यही मतलब है ना यार। अरे मैं ये जो लिख रहा था, ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने लिखा, इसका क्या मतलब, इसको मैं इस तरह से तो लिख सकता हूं Sp2 टिटेनियम +2, इस तरह से लिख सकता हूं ना यार। अरे ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, बोल तो दो, बोलो यार, अरे बोलो बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, बोलो यार, ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर कमाल की बात क्या होगी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तीन हाइब्रिड बनेगी और ये तीन हाइब्रिड कुछ इस तरह से होंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टिटेनियम एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, एक Cp दूसरा Cp, यही बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो यार, अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या होगा, टिटेनियम क्या है, टिटेनियम, टिटेनियम है 3d2 4s2, बोलो यार, अरे बोलो, तुम बोल नहीं रहे हो, बोलो भाई बोलो। तो होगा क्या, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, टिटेनियम ने क्या किया, टिटेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और बना दिया Cp नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, बना दिया Cp नेगेटिव, समझ में आई आपको मेरी बात, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया टिटेनियम +2, और टिटेनियम +2 के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बोल तो दो, और इनके साथ क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन लिगेंड, इनके साथ पेयरिंग करेगा, इसके साथ पेयरिंग करेगा, और ये इसे डोनेट करेंगे, इसे डोनेट करेंगे, और बन जाएगा टिटेनियम Cp, Cp, Cl, Cl और वैकेंट ऑर्बिटल, बोल तो दो। ये बात मैं दरअसल कहना चाह रहा था, समझ में आया आपको क्या कहा मैंने, अरे आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो 6 एमओज हैं नीचे वो तो अनपरटब्ड रहते, इसके अलावा जो 3 एमओज जो पहले थे वो दरअसल दोबारा मिक्स करते हैं कुछ इस तरह से कि मेटल का D, मेटल का S और मेटल का P आपस में तीनों मिक्स करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल Cl के साथ जुड़ जाते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखिए इस स्पीशीज का, 5 इसके, 5 उसके, टिटेनियम के 4 और 2 क्लोरीन के, अरे न्यूट्रल एटम मेथड से कर रहा हूं भाई, न्यूट्रल एटम मेथड, और न्यूट्रल एटम मेथड से अगर ये करूंगा तो ये बन जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या अब भी ये 18 पहुंची, क्या नहीं, अब भी 18 से महरूम है, अब भी इसमें 18 से कमी है, तो ये क्या करेगी, एक और लिगेंड को खुद से जोड़ना चाहेगी, इसीलिए मैंने कहा ये लेविस एसिड होते हैं, हार्ड लेविस एसिड, समझे क्या आप मेरी बात, अरे आप मेरी बात समझे क्या। और अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूं, मैं मॉलिब्डेनम की भी बात कर रहा था, बोलो यार, तो मॉलिब्डेनम की बात करूं, यारी जरा निभाना मौत, तो ये क्या क्रोमियम वाले ग्रुप से, ये क्या बोला D4S2, बोलो यार, ये D4S2 टाइप सिस्टम है, अरे बोल तो दो, बोलो मूर्खों, बोलो बोलो भाई। तो ये क्या करेगा, ये हो गया Cp, इसकी बात करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोलो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ये क्या करेगी, ये भी 18 के लिए जाना चाहेगी, और ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, ये 2 क्लोराइड जोड़ता है, और 2 क्लोराइड जोड़ने के बाद, 2 क्लोराइड जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह का Cp क्लोराइड और ये भरा हुआ फील्ड ऑर्बिटल रखता है, और इसी वजह से ये लेविस बेस की तरह काम करता है, ये सॉफ्ट लेविस बेस है, बोलो यार,
तो यहाँ से कुछ मामला मेटलोसीन्स का, बेंट मेटलोसीन्स का इस तरह से आप सीखते हैं। जब कोई मेटलोसीन 18 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त नहीं कर पाता, 18 इलेक्ट्रॉन को अचीव नहीं कर पाता, तो ऐसे सिस्टम्स को आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम बोलते हैं। और वो 18 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए फिर दूसरे मैकेनिज्म से जाते हैं। अपनी ये जो पैरेलल रिंग्स है, इन पैरेलल रिंग्स को पैरेलल नहीं रखते, अब ये बेंट होने लगती है। और जब ये बेंट होती है तो उस दौरान नीचे वाले 6 एमओस तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें तो कोई बदलाव नहीं होते, उनका तो अनअल्टरेशन रहता है। लेकिन ऊपर वाले जो 3 एमओस हैं दरअसल वो बदल जाते हैं। उनमें उनकी जगह डी, एस और पी, ये तीनों मिलकर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। उनकी जगह ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेते हैं और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होंगे। बोलो यार, कुछ इस तरह से ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के साथ इंटरेक्शन में काम आते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन को अचीव करते हैं। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो अब यहाँ पर अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूँ तो 16 इलेक्ट्रॉन था, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था। जैसे क्लोरीन से जुड़ेगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा। इट इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आफ्टर एडिशन टू 2 क्लोराइड्स। बोल तो दो क्लोराइड्स जुड़ने के बाद ये 18 को अचीव कर लेता है कुछ इस तरह से। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको मेटलोसीन के संदर्भ में सिखाई। इसके अलावा अगर आपको मेटलोसीन्स में कहीं कोई दिक्कत है, कुछ और आपको सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और ध्यान रहे, मेरी हमेशा एक ही शर्त रही है, एक ही बात मैं करता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे किसी से कुछ एक भी रुपया चाहिए। मुझे बस एक ही चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये फ्री का मामला है। मैं फ्री में आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको आप शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, और इसको शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जो मुझे आता है, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। जल्दी हम फिजिकल में कोई बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं क्या स्टार्ट करूँ। जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे, जो मुझे लगेगा कमेंट में ज़्यादा लिखा गया है, मैं उसे शुरू कर दूंगा। मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। मैं उसमें जैम भी कवर करवाऊंगा, उसी कंटेंट में आपको जैम की भी बात बताऊंगा, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके मैं आपको गेट की बात बताऊंगा, और उसी में मैं आपको नेट तक की पूरी बात बताऊंगा, कंप्लीट बात, एक बात। तो प्लीज़ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मैं आपको सब कुछ नेट से लेकर गेट से लेकर जैम, और जैम से नीचे अगर कोई जेई वाला भी अगर कोई है तो वो भी आगे जुड़ सकता है। मैं उसको भी सिखाने के लिए, बताने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक बात तो यही है कि आप अगर जैम की बात करें और जेई की बात करें, जेई एडवांस की बात करें, तो लगभग उनका सेम जैसा ही है, उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जेई वाले भी मेरे चैनल पे आ सकते हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा नेट और गेट के लिए तो मैं पर्टिकुलरली आपको बहुत बातें बताऊंगा। ये जितनी भी बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये नेट गेट के लिए ही है, जैम वालों से इसका कोई मतलब नहीं है, ये नेट गेट में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी और गजब की बात और इंटरेस्टिंग बातें, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कॉन्सेप्चुअल बातें आपको मैं पक्का सिखाऊंगा, सिखाता रहूंगा। जब तक कि मैं आपको बेहतरीन केमिस्ट्री ना सिखा दूं, मैं आपको सिखाता रहूंगा, मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं। तो प्लीज़ आपको बस यही चाहिए कि आप मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। मैं सारी बातें बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, इंटरमीडिएट से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर एनजीपी वेनजीपी, रीएजेंट, पेरिसाइक्लिक, सब पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल घबराइए ही मत, वो सब मैंने सारा खेला हुआ है। जो ये मास्टर जितना भी पढ़ाते हैं ना, जितने भी नोट्स वो सारा खेला मैं खेल चुका हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिजिकल में भी जो आप कहेंगे मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अच्छा टॉपिक, फर्जी टॉपिक नहीं। आप अब सरफेस शुरू मत करवाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो सब आप अपना देखें, और उसके बाद जो आप मेरे को बेहतर टॉपिक सजेस्ट करेंगे मैं उसे जरूर शुरू करूंगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में अपना चल ही रहा है, इनऑर्गेनिक में और बेहतरीन खेलेंगे। और जो आप कहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में शुरू कर दूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर ओएमसी का आपको पढ़ना है तो मैं वो शुरू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप मुझे कहेंगे मैं वही शुरू कर दूंगा। एफ ब्लॉक कहेंगे एफ ब्लॉक शुरू कर दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर लेंगे, पीरियोडिक में कुछ बेहतरीन बातें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से जुड़ी हुई जाननी है तो मैं वो शुरू कर दूंगा। मैं तो कुछ भी शुरू कर दूंगा, जो आप कहेंगे वही। बस एक ही शर्त मेरी है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये फ्री है, फ्री सब फ्री में ही चलेगा। प्लीज इतना आप कर दीजिए, उसके बाद तो सब मैं संभालने के लिए हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें।
मिलते हैं अगले किसी सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।